हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, इसी के साथ कौन से आइडिया से कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो है मैं पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको इन शॉर्ट ही बताऊंगा ताकि जब आप पीडीएफ को पढ़ें तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। ये जो भी एनालिसिस है बेस्ड है आपके जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएससी का और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का, उसके लिहाज से है। सेकेंडली जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, लगभग 20-25 साल के जो क्वेश्चन पेपर आपके रहे हैं यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जो ट्रेंड रहा है, जो चीज़ें बार बार पूछी गई है, थीमेटिक चीज़ें, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें, इशू बेस्ड चीज़ें, उस लिहाज से हम जो भी टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं ताकि सिलेबस ओरिएंटेड हो और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है, उसके हिसाब से हो, ताकि चीज़ें जो है क्रेडिबल रहे, डिस्कशन जो है ऑथेंटिक रहे। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका फाउंडेशनल जो लर्निंग है वो स्ट्रांग है, आपने एटलीस्ट जो डिफरेंट जीएस पेपर है उनको एक बार पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप 4-6 महीने कंटिन्यू रखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटरशिप चाहिए और मेंटर के तहत आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ सिलेबस ओरिएंटेड आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहेगा प्री मेंस और इंटरव्यू का, इवन सिलेक्शन का। रेगुलर टेस्ट दिया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस, इवन मॉक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छा कर सकते हैं। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत हम आपका जो भी वीकनेस है, आपके जो स्ट्रेंथ है, आपके जो भी डाउट है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम वर्क करेंगे। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट पाइका अपराइजिंग। तो ये जो पाइका अपराइजिंग है, ये आपका पहला अपराइजिंग माना जाता है बहुत हद तक, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था। इवन इसको आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस का दर्जा देने के लिए भी जो डिफरेंट आपके लोग हैं वो इसको आपके डिमांड कर रहे हैं। तो अभी इसमें जो मुद्दा है क्या है, हाल ही में क्या हुआ, आपके फॉर्मर जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर साहब रहे हैं, उन्होंने आपके एनसीईआरटी किताब से, ओके, जो आपका पाइका जो रिबेलियन था उसके जो आपका हिस्ट्री था उसको ओमिट करने की वजह से उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। तो एनसीईआरटी ने इसको क्लैरिफाई किया है कि जो आने वाले और किताब रहेंगे, जैसे हिस्ट्री का 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 वैसे रहता है, तो आपके आने वाले जो हिस्ट्री के बुक रहेंगे 8 के बाद के, उसमें पाइका रिविलियन को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये है जो आपका कंट्रोवर्सी है, जो मुद्दा है, जो कंसर्न जो अभी उभर के आया है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी रहेंगी। एक तो जो मेन स्ट्रीम जो आपकी हिस्ट्री है, उसके साथ जो आपके रीजनल हिस्ट्री है उनको कम आंका जाता है। जो आपके रीजनल लेवल पे जो डिफरेंट लीडर्स जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना लीडरशिप दिया था, जो डिफरेंट रीजनल जो कम्युनिटीज़ थी, उनको बहुत समय पे मार्जिनलाइज किया जाता है या फिर उनको कम आपका जगह दी जाती है इन नेशनल करिकुलम। तो ये एक मुद्दा आपका है। तो ज़रूरी क्या है इसमें, आपका इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी आप अगर आसाम में देखें तो आहूम हिस्ट्री को लेकर भी कुछ दिन पहले चर्चे में आया था कि एनसीईआरटी की किताबों में काफ़ी कम मेंशन किया गया है, जबकि आपका जो ब्रेवरी दिखाया गया था ड्यूरिंग दी बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671, तो उन चीज़ों को काफ़ी कम आपका मेंशन किया गया है। तो उनको और ज़्यादा मेंशन करना, जो रीजनल हिस्ट्री है उसको और आपके नेशनल करिकुलम में इंक्लूड करना, बाकी पूरे देश को बताना, ये काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो ये जो आपका रीज़न है उसके लिए भी अनफेयर रहता है, प्लस पूरे देश के लिए भी अनफेयर रहता है कि वो हिस्ट्री नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि जो डिफरेंट रीजन के जो भी कंट्रीब्यूशंस है उनको नेशनल करिकुलम में लाना है इन अ टाइम बाउंड मैनर, ताकि पूरा देश क्या कर सके, हिस्ट्री को, डिफरेंट रीजन का हिस्ट्री को जान सके। हमारी जो आपकी डाइवर्सिटी है, ओके, डाइवर्स रीजन, डाइवर्स ज्योग्राफिकल रीजन में किस तरीके से डिफरेंट रीजन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था
ओके, टू फ्री आवर नेशन फ्रॉम कॉलोनियल क्लचेस, तो वो काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, तो अभी पाइका रिविलियन अगर आया है तो इसके बारे में ये अभी क्या हो जाता है, प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को कि हिस्ट्री के कौन से पोर्शंस पूछे जाते हैं, मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। एक्चुअली आपको बेसिक्स तो सभी पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखिए, उसमें जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में बनी रहती है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, गवर्नेंस की, ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, एथिकल इश्यूज की, तो उनको देखते रहना है और अपने बेसिक्स के साथ जोड़ते जाना है। उसी से क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस बार क्या है, पाइका रेबिलियन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब पाइका रेबिलियन स्टार्ट हुआ था, 1817 में स्टार्ट हुआ था, लेड बाय बख्शी जग्गा बंधु जी। ओके, तो इसमें आपके इन्वॉल्व 400 खोंड जो आपके ट्राइब थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। ओके, एंड सपोर्ट फ्रॉम फॉर्मर स्टेट ऑफिसर्स, अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, तो जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट थी, पुलिस स्टेशंस थी, ट्रेजरीज थी, ओके, उनमें क्या किया गया था, आपका अटैक किया गया था। ऑल्दो जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस कर लिया गया था विद इन मंथ, और जो आपके लीडर थे बख्शी जी वो आपके छुपे रहे थे अंटिल 1825। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, इसके बाद अभी देखिए कि कंटेम्परेरी इसका क्या रेलेवेंस है। डिफरेंट तरह की डिमांड आ रही है कि आपका जो पाइका विद्रोह है या फिर रेविलियन है, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया जाए। ओके, और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि क्या कॉज थी कि आपके जो 1857 के पहले आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीजन रिवॉल्ट या फिर पीजन अपराइजिंग और ट्राइबल अपराइजिंग देखते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है और इसके वजह से कौन सी रिवोल्ट हुई थी, ऐसा क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। तो मेन तो क्या था, आपका जो ब्रिटिश का एनेक्सेशन पॉलिसी था, उनका जो एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ओके, तो और उसी के साथ जो आपके उनके जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे उनके कल्चर के ऊपर, ओके, सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न के ऊपर जो हैमर बरसाया था बाय दी ब्रिटिशर्स, उसी की वजह से क्या हुआ था, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके ट्राइबल एज वेल एज पीजन जो रेवोल्यूशन है वो या फिर रेवेलियन जो है वो देखने को मिले थे। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताए, तो उस मॉडल में ही क्या है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछा जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इसमें प्री 1817, ओके, पोस्ट 1817 में डिफरेंट जो रिवॉल्ट है उसको आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करना होगा। ठीक है, और बाकी ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका सोशल डायमेंशन देखना ज़रूरी है। तो लॉस ऑफ स्टेटस एंड लैंड बाय द पाइकस जो मेन कॉज था रेबेलियन का, पाइका रेबेलियन का। ओके, फिर डिसरप्शन ऑफ ट्राइबल एंड पीसेंट सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको डिसरप्ट किया गया था। पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। तो ये अर्ली रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, जो बाद में क्या होता है, मेन स्ट्रीम लीडर जो है इसी को आपके जो ये एनर्जी है इसी को टैप करके ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट को चलाते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहेंगी। और एथिकल डायमेंशन देखें तो क्या है, जस्टिस डिनाई किया गया था टू द इंडिजिनियस पॉपुलेशन, इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था। ओके, तो इसमें एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया है, जबकि मेंस आपका नियरिंग है, तो मेंस जल्दी होने वाला है यूपीएससी का एज वेल एज स्टेट पीसीएस एपीएससी का, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आप को देखने को मिल सकता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मॉडल आंसर दिया है, आप ये इन आइडियाज़ को आपको इंक्लूड करना होगा। इसी तरीके से लिखना है, ज़रूरी नहीं है आप अपने तरीके से ही लिखिए, बट इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट द डबल स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इजराइल। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि सेल्फ डिफेंस को लेके एक देश क्या कर सकती है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सकती है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजन है, तो स्पेशली आप देखें तो 1945 से पहले जब यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ था, तो उससे पहले ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर नॉर्म नहीं था, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। आपके जो माइटी नेशंस थे वो आपके वीक नेशन के ऊपर डिफरेंट जो प्रीटेक्स्ट में अटैक करते रहते थे। जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसको कहा जाता है यूएन चार्टर, तो यूएन चार्टर के आपके आर्टिकल 51 में परमिट किया है कि सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर सकती है, एक देश आर्म अटैक कर सकती है दूसरे देश में। ओके, लेकिन उसमें ध्यान रखना है
कि इट इज़ ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस, ओके, नॉट फॉर एनी अदर मोटिवेटेड पर्पस, ठीक है। कोई ऐसे हिडन पर्पस के लिए अटैक नहीं किया जा सकता है, अगर करते हैं तो यूएन चार्टर का उल्लंघन है, जो अभी हाल ही के समय पे देखा गया है। तो एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस लैक फर्म लीगल ग्राउंड अंडर करंट इंटरनेशनल लॉ। तो अभी करंट इंटरनेशनल लॉ पे अगर देखें तो सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ क्या किया गया है, अटैक का प्रोविजन रखा गया है। फिर अगर आप देखें तो 2022 में जब आपके रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, कि यूक्रेन क्या है, एक आपका थ्रेट है, स्पेक्यूलेट किया था, ओके, ऐसी एक धारणा बना ली थी रशिया ने कि यूक्रेन से खतरा हो सकता है अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है। तो उसी बहाने से क्या हुआ आपके, या फिर उसी प्रिटेक्स्ट में रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। और तभी आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग यूएसए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। लेकिन यूएसए ने खुद क्या किया है, ये जो क्रिटिसाइज किया था रशिया को, उसी तरह का एक क्या किया है, आपका अटैक किया हाल ही में, जो ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ इन 2025, दे यूज द सेम रैशनल टू जस्टिफाई अटैकिंग ईरान। तो अभी इनको जब क्रिटिसाइज किया 2020 में 22 में रशिया को, और रशिया ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि स्पेक्यूलेटिव थ्रेट है, ओके, अगर यूएसए रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको सेम जो चीज़ें हैं वो नहीं दोहरानी चाहिए थी। तो इससे क्या है, एक जो आपका डबल स्टैंडर्ड है वो दिखता है बाय द यूएसए। और इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि रशिया यूक्रेन का बॉर्डर सटा हुआ है, तो कोई स्पेक्यूलेटिव थ्रेट है तो माना जा सकता है उसको एक हद तक, लेकिन ईरान के ऊपर इजराइल अटैक करता है वो भी कुछ हद तक मान लिया जा सकता है, लेकिन यूएसए अटैक करना वो नहीं आपका जस्टिफाई किया जा सकता है, ओके। तो वही चीज़ें इसमें डिस्कशन में आया है कि आपका जो आर्टिकल 51 है, इसको क्या किया जाता है, बहुत समय पे इसको आपका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। कोई आपका थ्रेट नहीं होता है विदाउट एनी थ्रेट, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मोटिवेटेड इंटरेस्ट क्या होते हैं आपका, इस तरीके से अटैक होता है। और ये क्या करता है, वर्ल्ड लेवल पे एक केओस, रूल लॉलेसनेस को, रूल बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करता है। और जो आपके डेवलप नेशन है वो क्या करते हैं, वीक या फिर डेवलपिंग नेशंस को डोमिनेट करने की अपनी जो हेजीमनी है उसको बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, जो क्या करता है, वायलेट करता है आपका रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को, ग्लोबल गवर्नेंस को, ओके। तो इसके बेसिस पे क्या है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो ईरान के ऊपर अटैक किया हाल ही में, तो उसके लिए आपका ऐसा कोई वजह नहीं था कि जिससे ईरान को अटैक किया जाए, क्योंकि आपका आईएईए जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका काम है कि आपका न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ डेवलप कर रही है देश, उसको कंफर्म करना, ओके, उसको उसके ऊपर सर्विलेंस रखना। तो इवन आईएईए ने रिपोर्ट किया है कि डिड नॉट कंफर्म एक्टिव वेपनाइजेशन, ऐसा कोई एक्टिव वेपनाइजेशन नहीं था ईरान में जो कि थ्रेट दे सके कंट्रीज लाइक इजराइल और यूएसए। तो इसीलिए क्या है, अभी आर्टिकल 51 के तहत अगर यूएसए इजराइल अटैक किया है उसने, तो ये क्या है, जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है जो कंफर्म किया है बाय आईएईए। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है, और जो डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर है वो पूछा जा सकता है। बाकी आपको जो मैंने अभी बताया था कि प्री 1945 से पहले वार ऑफन इनिशिएटेड प्रीएम्प्टिवली, नो कोडिफाइड ग्लोबल रूल ऑन सेल्फ डिफेंस, तो कोई कोडिफाइड ग्लोबल रूल नहीं था। लेकिन 1945 यूएन चार्टर आने के बाद आपका आर्टिकल 2.4 पहला तो ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि कोई देश फोर्स यूज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस के बारे में कहाँ मेंशन किया है, आर्टिकल 51 ऑफ यूएनएससी, और एंड दैट टू विथ यूएनएससी अप्रूवल। तो विदाउट यूएनएससी के अप्रूवल से अगर अटैक किया जाता है तो वो क्या है, आपका वायलेशन है, ओके, इंटरनेशनल नॉर्म्स का वायलेशन है। अभी जो अटैक होता है उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा आपके कोलेट्रल डैमेज होते हैं, सिविलियंस की डेथ होती है, सिविलियंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होता है, चिल्ड्रन, वुमेन, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो, उनका जो राइट्स है वो कर्टेलमेंट होता है। तो ये सही नहीं है। तो बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़िएगा। आईएईए क्या है, 1957 में फॉर्म हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ऑस्ट्रिया का वियना में है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपको पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर आईसीजे क्या है, ओके, इट्स अ ऑर्गन आउट ऑफ 6 ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इसमें कितने जजेस है, क्या, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत आप पढ़िएगा। बाकी जो आपकी डिफरेंट प्रोविजंस है उसको पूछा जा सकता है। आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर क्या कहता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। उससे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें एक आपका मॉडल क्वेश्चन भी दिया गया है और इसका आंसर भी मेंशन है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इट्स टाइम टू रिवाइज द लिबरल ऑर्डर। तो अभी लिबरल ऑर्डर होता क्या है? तो लिबरल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो फ्री है, ओके, नेगोशिएशन के ऊपर बेस्ड है, रूल बेस्ड है, जो आपका क्या कहता है, फ्री मूवमेंट ऑफ आइडियाज, गुड्स, रेस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ नेशंस, ये सभी चीज़ों को दर्शाता है। ओके, मतलब फ्रीनेस को दर्शाता है। लिबरल का मतलब ही होता है फ्रीनेस, फ्रीडम। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि 19 ये जो आपका लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का जो आपका पहला जो आपका सर्ज है, ये वुड्रो विल्सन के जो आपके कुछ, मुझे अभी थोड़ा मिस कर रहा हूँ, 14 पॉइंट कुछ ऐसा आपका एजेंडा था उनका। तो उसमें उन्होंने पहले ये चीज़ें डिस्कस की थी कि वर्ल्ड में क्या है, एक लिबरल ऑर्डर होना चाहिए, सभी देश आपस में क्या करने चाहिए, ओपनली कम्युनिकेट करने चाहिए। ओके, फ्री नेविगेशन होना चाहिए, ट्रेड का फ्री ट्रेड, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र, इवन ह्यूमन कैपिटल का ट्रांसफ़र, ये सभी चीज़ें ईजी होनी चाहिए, जिससे क्या है, एक दूसरे देश, दुनिया के सारे देश एक दूसरे के ऊपर तब अच्छी तरीके से निर्भर होंगे और एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, पीस रहेगा, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वार को मिनिमाइज किया जा सकेगा। ओके, तो उस समय तो ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि 1939 में देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था अप टू 1945। फिर 1945 में जब आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, फिर आपका ब्रिटेन वुड्स ट्विन बने आपके IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका लिबरल ऑर्डर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो आपकी आगे बढ़ने लगी। फिर 1991 के बाद अगर देखें तो आपका रशिया का कोलैप्स हो गया, USSR का, और USSR आपका 15 नेशंस में तब्दील हो गया, और पास्ट का जो USSR था वो आपका रशिया बन गया। ओके, 1991 से। तो 1991 के बाद फिर अगर देखें 1995 में आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, जो क्या करता है, एक लिबरल ऑर्डर को दर्शाता है। लेकिन हाल ही में अगर देखें तो जो डिसरप्टिव ट्रेड पॉलिसीज है, स्पेशली बाय USA then by China, like imposing ban on critical minerals, okay, rare earth element, और फिर imposition of heavy tariff by USA, ओके, ऑन डिफरेंट नेशन, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, ग्लोबल लेवल पे जो लिबरल ऑर्डर है उसको वॉयलेट कर रही है। जो लिबरल ऑर्डर बेस किस पे है, मल्टीपोलैरिटी पे बेस है। ओके, तो उसको वॉयलेट कर रही है और रूल बेस्ड ऑर्डर की जगह आपके यूनिलैटरल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपके देश के जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटी है, कल्चर है, लेबर राइट्स है, इन सभी चीज़ों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है कि जो क्राइसिस है लिबरल ऑर्डर में, ओके, जो सिस्टमेटिक डिसफंक्शनल देखी जा रही है, इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन देखे जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग देखी जा रही है, कि कोई भी डिसीजन जो है नेशंस क्या कर रहे हैं, इंस्टीड ऑफ टेकिंग इन ग्लोबल फोरम लाइक UNO, WTO, खुद से डिसीजंस ले रहे हैं, और उससे आपका वर्ल्ड में एक केओस मचा हुआ है, जो क्या कर सकता है, आपके फर्दर टेंशंस को एस्केलेट कर सकता है, और उसको कम करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल सोलिडारिटी, राइज इन रिसेंटमेंट एंड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, डिक्लाइन इन कोऑपरेटिव पब्लिक स्पिरिट। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ओके, एथिकल कॉज में देखें तो इरोजन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, इन सभी चीज़ों को हमें मेंशन करना होगा। इंटरनेशनल लेवल पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजिक बाइफ्रिकेशन ऑफ US चाइना कंपटीशन। ओके, तो इन सभी चीज़ों को पूछा जा सकता है। बाकी जो इसका की टर्म्स है, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है, ओके, अ सिस्टम प्रमोटिंग फ्री मार्केट, जो अभी बताया मैंने, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक UNO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सभी को प्रमोट करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसी के साथ एक मॉडल क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी हमने बुलेट पॉइंट में दिया है, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। ओके, अगर ग्लोबल लिबरल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बने तो, कि किस तरीके से डिसफंक्शनल हो रहा है, इसके क्या आपके क्या क्राइसिस दिखाई दे रही है, क्या कॉजेस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, और कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, बी द एनर्जी सेवियर। तो अभी ध्यान रखिएगा, आज के समय पे डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, ICT कंपनी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो भी कंपनी है काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है।
इनको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। तो अभी अगर इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको उसका डिमांड अगर हम आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक कोल से अगर मीट करते हैं तो जो पोल्यूशन है काफ़ी बढ़ेगा, और जो आपका 2070 तक हमें नेट ज़ीरो बनना है, ओके, और जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को हॉल्ट करना है वो उसमें हम उस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि जो भी आपकी टेक इंडस्ट्रीज़ है उनको रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होगा। वो जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या करना होगा, 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर को इस्तेमाल करना होगा, ताकि क्या किया जा सके, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, आपका जो इमिशन है उसको कम किया जा सके, ओके, और ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन बना है, ओके। तो इसमें देखिए आप डिफरेंट रीजन में, जैसे गूगल का जो हैदराबाद एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो पुणे का सेंटर है उसमें क्या किया जा रहा है, यूजिंग सोलर एंड 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर, ओके, टू रन दी देयर ऑफिसेस। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट को भी ये आपका मैंडेटरी बनाना चाहिए कि इस तरीके के जो ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ है दे मस्ट इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल पावर, ओके, सो दैट वी कैन अचीव आवर नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070, ओके। तो अभी इसके अलावा भी आपका 24/7 रिन्यूएबल पावर, देन स्मार्ट स्टोरेज एंड बैकअप का फैसिलिटी, जैसे हाइड्रोजन बैटरी, ओके, हाई ट्रस्ट इन डेटा गवर्नेंस, वाटर सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। जिस तरीके से आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, पावर का जो डिमांड है वो भी सर्ज होते जा रहा है, ओके। तो अभी इसका ध्यान रखिएगा। तो अभी ग्रीन एनर्जी पे ध्यान दिया जाएगा, तो इससे सोशल डायमेंशन में देखें तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगी, इनोवेशन होगा, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ डेवलप होगी, फिर जो वर्कर्स है उनका स्किलिंग जो है वो आगे बढ़ेगा। पॉलिटिकल डायमेंशन में देखें तो जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत बना सकते हैं, ओके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होगा। इसमें भी एक मॉडल क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप पढ़ के खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है, इसको पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्टेस्ट। तो अभी क्या है, वर्ल्ड में जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन ICT, ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्रिटिकल मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। इसी के साथ आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या फिर आपके विंड टर्बाइन को बनाने के लिए, या फिर सोलर पैनल्स को बनाने के लिए क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, अदर रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत है। और इंडिया क्या है, 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी पे डिपेंडेंट है फॉर लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिक क्या है, वल्नरेबिलिटी है। और जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आपका जो रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल मिनरल को कोई अगर आपका एक्सप्लोर कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, तो वो है चाइना। लगभग 90% डोमिनेंस है उनका। तो ये आपका क्या है, सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो काफ़ी आपका निगेटिव है, अच्छा नहीं है। तो इससे क्या है, एज ए राइजिंग इकोनॉमी और हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, डिफेंस में आपकी आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, रिन्यूएबल एनर्जी में हासिल करनी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरी है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसको देश के अंदर ही आपके एक्सप्लोर करना, रिफाइन करना, और अगर नहीं है तो उसके लिए डिफरेंट अदर नेशंस के साथ कोऑपरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो 2023 में लिया गया है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट्स ले रही है टू फाइंड आउट मिनरल्स, ओके। तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में लिखनी ज़रूरी रहेंगी। प्रीलिम्स में भी ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है, ओके। इसमें भी एक मॉडल क्वेश्चन शायद नहीं दिया है इसमें, ओके, इसमें मेंशन नहीं है, तो एक क्वेश्चन आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। लास्ट आर्टिकल है आज के डिस्कशन का, AI मस्ट एड ह्यूमन थॉट नॉट बिकॉज इट नॉट बिकम इट्स रिप्लेसमेंट। तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अभी क्या कर रहा है, आपका जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है उसको काफ़ी हद तक क्या कर रही है, डाइल्यूट कर रही है।
और एक समय ऐसा भी आएगा कि रिप्लेस कर देगा अगर हम इसको समय रहते ही चेक ना करें तो। क्योंकि एआई की में ध्यान रखिएगा, एआई अभी क्या है, बहुत ज़्यादा बायस्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओपन एआई है, ओके, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो या फिर आपका डीप सीक हो, तो ये जो एआई है आपके जो डीप सीक है वो चाइनीज़ जो नैरेटिव है वो दर्शाती है। फिर आपका यूएसए का जो ओपन एआई है, ओपन एआई कंपनी जो है जिसका चैट जीपीटी है, तो ये सभी क्या है आपके बायस्ड, इनके एल्गोरिदम्स कहीं ना कहीं बायस्ड रहते हैं। और ये क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ों में ओपिनियन ढूंढे, लाइक जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट क्या करेंगे, ओपिनियन रखेंगे, जो क्या है, सही नहीं है फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आपका जो एआई है वो हमें एड करना चाहिए। इट मस्ट एड ह्यूमन थॉट, कि हम उससे आपके क्या कर सके, अपने एडिशंस को ले सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा थॉट को ही हमने रिप्लेस कर दिया है विथ एआई। तो एआई में जो भी चीज़ें आ रही है हम उसको अंधाधुन मानते जा रहे हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। ओके, तो ज़रूरी है कि जो एआई है उसको एक तो इंडिया के हिसाब से बनाया जाए और इंडिया खुद भी अपना एआई डेवलप करे, सोवरेन एआई, ताकि क्या किया जा सके, जो इंडिया का नैरेटिव है, जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम ग्लोबल लेवल पे रख सके और जो बायसनेस है उसको काउंटर कर सके। ओके, तो ये आर्टिकल भी अभी एआई का इस्तेमाल गवर्नेंस में, आईआर में, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर आपके इकोनॉमी में, देन आपके इंटरनल सिक्योरिटी में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ओके, फिर आपके हिस्टोरिकल कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो पूछा जा सकता है। प्लस इसका एक इन जनरल पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है इन मेंस, तो उस लिहाज से आपको चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेंगी। बस थोड़ा सा आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं उसके बाद आप सोच को अपना बढ़ाइए, ओके, सोचिए डिफरेंट डायमेंशन से, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ के डायमेंशन से, सिक्योरिटी के डायमेंशन से, लीगल डायमेंशन से, एथिकल डायमेंशन से आपको काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र आने लगेंगी। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।